तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। आमतौर पे जब मैं छोटा था तो मेरी जो दादी हैं वो एक बात अक्सर कहा करती थी और उस बात का मतलब उस टाइम मुझे नहीं समझ में आता था। मुझे लगता था कि शायद बराबरी तो हो सकती है। दरअसल उन्होंने कहा था कि अगर कोई हाथी से चल रहा हो तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपके पास हाथी नहीं है तो आप बगल वाली भीड़ पे चढ़ के कूदने लगें, क्योंकि फिर उसमें नुकसान आपका है। पहले तो आप मूर्ख कहे जाएंगे, दूसरे आपका विकास रुक जाएगा और तीसरा आपके घायल होने की भी संभावना है। अब ये चीज़ उस उम्र में जब उन्होंने कही तो मुझे समझ में नहीं आई, लेकिन आज जिस कहानी को मैं सुनाने जा रहा हूँ, जब इस कहानी के बारे में मुझे पता चला और जब इस बारे में मुझे पूरी जानकारी हुई तब मुझे लगा कि हाँ, कई साल पहले जो मेरी दादी ने कहा था वो बात कितनी सही है कि अगर कोई हाथी से चल रहा है तो और अगर हमारी हाथी लेने की हैसियत नहीं है तो हमें भीड़ पे चढ़ के कूदने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। आज की कहानी इसी बात का एक ऐसा एग्जाम्पल भी आपको दिखाएगी कि एक अच्छा भला इंसान कब कहाँ क्या कर जाए ये भी नहीं कहा जा सकता, और शायद यही कलयुग का चेहरा है। तो पूरी कहानी क्या है सिलसिलेवार तरीके से आपके सामने रखता हूँ। तो इस कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के मेरठ से। मेरठ में एक थाना लगता है ब्रह्मपुत्री थाना, और इसी थाना क्षेत्र में एक जगह लगती है किशनपुरी, और इसी किशनपुरी में काफ़ी वीआईपी लोग रहा करते थे, यानी ऐसे लोग जिनकी प्रॉपर्टी अरबों में थी। बेहद पॉश इलाका, चकाचौंध व्यवस्था यहाँ की, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़े बड़े लोग, करोड़ों की गाड़ियाँ, करोड़ों के मोटर। और इसी किशनपुरी में इसी चकाचौंध के बीच एक बेहद संपन्न परिवार जिसके मुखिया थे डीके जैन यानी धन कुमार जैन, ये रहा करते थे अपने पूरे परिवार के साथ। लगभग 60-65 साल इनकी उम्र थी। पैसे से इनका एक स्पोर्ट का कारोबार था, यानी स्पोर्ट की जितनी चीज़ें थी ये तमाम चीज़ें इनकी फैक्ट्री में बनती थी, इसको ये बेचा करते थे। अब स्पोर्ट की चीज़ों को बेच के इन्होंने काफ़ी पैसा कमाया। उस पैसे से इन्होंने एक आलीशान घर भी बनाया, काफ़ी सारी दौलत जमा की, काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ अपने नाम की, अपने बच्चों को भी पढ़ाया लिखाया। इनके 2 बेटे थे, एक का नाम था नवीन, एक का नाम था अभिषेक, एक बेटी भी थी। बेटों को भी पढ़ाया लिखाया, उनको काबिल बनाया। बिटिया की शादी की, उसको भी पढ़ाया लिखाया, काबिल बनाया। तो जो बड़ा बेटा था नवीन, वो अपने माँ बाप के साथ रहता, यानी डीके जैन और उनकी जो वाइफ थी अंजू जैन। लेकिन जो छोटा बेटा था उसने बीटेक किया एक अच्छे आईआईटी से। बीटेक करने के बाद फिर फाइनली उसकी जॉब लगी, उसकी शादी भी हुई प्रियंका नाम की लड़की से। तो शादी होने के बाद जॉब लगी, 1-2 जगह के बाद उसकी फिर फाइनली तरक्की हुई और नॉर्वे में एज ए इंजीनियर उसकी जॉब लग गई। अब विदेश में उसकी एक अच्छी खासे पैकेज पे जब नौकरी लगी तो नवीन भी काफ़ी खुश हुआ और अपने छोटे भाई से कहा कि ठीक है तुम चले जाओ। तो अब से एक अब नॉर्वे में जॉब करने लगा और कभी कभार मोहलत मिलती तो आता, महीने 2 महीने की छुट्टी पे घर परिवार के साथ, बाकी पूरी ज़िंदगी अपनी वाइफ के साथ वहीं गुजारता। ये सिलसिला यूं ही चलता रहा, वक्त गुजरता रहा, तमाम चीज़ें बिल्कुल ठीक चलती रही। इधर जो नवीन था उसकी शादीशुदा ज़िंदगी आगे बढ़ी, उसको एक बेटी हुई, फिर एक बेटा हुआ, बेटी बड़ी हो गई, बेटी लगभग 15 साल की हो गई। ये तमाम चीज़ें चलती रही। लेकिन इसी बीच इस परिवार की ज़िंदगी में एक ऐसी तारीख आती है जो इस पूरे परिवार को तबाह करके रख देती है, और वो तारीख थी 10 अगस्त साल 2023। 10 अगस्त साल 2023 को लगभग रोज़ की तरह जो परिवार का दिनचर्या था, जो सुबह उठते थे परिवार में, जैसे नवीन हो उनकी वाइफ हो, तो सुबह उठने के बाद अपने छोटे वाले बेटे को जिसका नाम था भाव्या को लेके चले जाते थे स्कूल में छोड़ने। वहाँ पे एक स्कूल है एसएम स्कूल, वहाँ पे भव्य को छोड़ आते हैं। वहीं पे बगल में फिर कंपनी गार्डन होता, वहाँ पे फिर कुछ देर मॉर्निंग वॉक कर लेते हैं, तो 2 काम हो जाता। ऐसे ही सुबह लगभग 7 बजे जो नवीन थे अपनी पत्नी के साथ अपने छोटे बेटे भव्य को लेके निकलते हैं 10 अगस्त को स्कूल छोड़ने के लिए। ये चले जाते हैं, घर का दरवाज़ा खुला है। जो छोटा बेटा है अभिषेक यानी नवीन का भाई, इत्तेफाक से छुट्टी पे वो भी घर आया था। अब घर में अभिषेक हैं, डीके जैन हैं, उनकी वाइफ अंजू हैं, जो बेटी है 15 साल की आशी, बस यही टोटल 4 लोग। अचानक से घर के दरवाजे पे कुछ आहट होती है। अब घर के दरवाजे पे जब आहट होती है तो अभिषेक घर का दरवाज़ा खोलते हैं, और जैसे ही दरवाज़ा खोलते हैं सामने कोई शख्स था जो फ़ौरन गन पॉइंट पे अभिषेक को एक तरह से किडनैप कर लेता है। अब गन पॉइंट पे अभिषेक है, फ़ौरन इशारा हुआ कि कुछ बोलना नहीं है। अभिषेक जो था एकदम बुत बना खड़ा,
पीछे पीछे वो लोग उसको धक्का दे रहे हैं। अब से एक उल्टे कदम घर के अंदर दाखिल होता है। 2 लोग घर के अंदर आते हैं नकाब पहने हुए। अब से एक को रस्सी से बांधते हैं। बांधने के बाद उसको एक जगह बैठा देते हैं और कहते हैं कि अगर तुमने बिल्कुल आवाज़ की तो तुमको गोली मार दी जाएगी। अब अभिषेक बुत की तरह बैठ गया। इसके बाद ये लोग घर के अंदर दाखिल होते हैं मेन हॉल में। उस मेन हॉल में जो डीके जैन थे अपनी वाइफ के साथ बैठे हुए थे। जैसे डीके जैन 2 नकाबपोश को देखते हैं फ़ौरन उठते हैं, भागने की, बचने की, फ़ोन करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इससे पहले कि ये कोई फ़ोन कर पाते या फिर कुछ कह पाते, एक ने फायर कर दिया। गोली सीधा डीके जैन के पेट में लगी। डीके जैन गिर जाते हैं। गिरने के बाद डर से तड़पने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। अब ये चीख पुकार हल्ला गुल्ला जब घर में मचा तो डीके जैन की जब वाइफ देखती हैं कि उनके पति को गोली मार दी गई, फ़ौरन उन बदमाशों के ऊपर अंजू जैन हमला करती हैं। बदमाश जो थे उनको पीछे धक्का देते हैं। लड़ाई होती है, हाथापाई होती है। अंजू जैन गुस्से में थी चूँकि उनके पति को गोली मारी गई थी। इसी दौरान जो बदमाश आए थे उन्होंने अंजू जैन के ऊपर भी फायर कर दिया। एक गोली हाथ में लगती है और दूसरा कंधे को छूते हुए निकल जाती है। अब जैसे ही गोली लगती है अंजू जैन गिरती हैं। फ़ौरन ये लोग अंजू जैन को रस्सी से बांधते हैं। बांधने के बाद उनको भी बाथरूम में बंद कर देते हैं। अब इधर डीके जैन धीरे धीरे ठंडे पड़ रहे हैं क्योंकि उनके पेट में गोली लगी थी, लगातार ब्लीडिंग हो रही थी। अभिषेक को मुंह में कपड़ा ठूंस के कहा गया था कि तुम बोलोगे नहीं। ये तमाम चीज़ें चल ही रही थी कि घर में जो 15 साल की बेटी थी आशी, वो भाग के आती। इधर माँ दादी की चीखने की आवाज़, दादा जो थे वो अलग तड़प रहे थे, गोलियों की तड़तड़ाहट। भाग के जैसे उस हॉल में आती है फ़ौरन बदमाशों की नज़र उस बच्ची पे पड़ती है। फ़ौरन उसको भी गन पॉइंट पे लोग लेते हैं। लेने के बाद उसको उसके कमरे में लेके जाते हैं, हाथ पांव बांधते हैं और बांधने के बाद उसके ऊपर एक चादर डाल देते हैं और कहते हैं कि जब हम चले जाएं तभी बोलने या चिल्लाने की कोशिश करना, उससे पहले तुमने कुछ भी किया तो गोली मार दी जाएगी। अब वो बेटी जो थी बेचारी वहाँ पे बंधी पड़ी है। इत्मीनान से जो दोनों अपराधी थे घर में घुसते हैं। घुसने के बाद एक एक अलमारी को खोलते हैं और जितने कैश, जितनी ज्वेलरी, जो तमाम चीज़ें मिलती हैं उनको एक बैग में रखने लगते हैं। अब ये तमाम चीज़ जब ये लोग कर रहे थे तभी घर के दरवाजे पे आहट होती है। अब आहट जैसी लोग सुनते हैं जो अपराधी थे, सकपका जाते हैं कि कहीं कोई जान तो नहीं गया, फिर कोई आ तो नहीं गया। जाके दरवाजे के पास छुप जाते हैं। इतने में ही जो दूध वाला था इस घर का, जिसका नाम था रंजीत, वो दाखिल होता है। अब जैसे ये लोग दूध वाले को देखते हैं थोड़ी सी राहत की सांस लेते हैं कि चलो कोई और नहीं। उसको भी गन पॉइंट पे लेते हैं। लेने के बाद उसको लेके जाते हैं, किचन में बंद कर देते हैं और उससे भी कहा जाता है कि अगर तुमने चीखा या चिल्लाया या फिर बिल्कुल शोर किया तो तुम्हें भी गोली मार दी जाएगी। और ना यकीन हो तो हॉल में देख लो कैसे डीके जैन पड़े हैं। अब दूध वाला रंजीत जब ये चीज़ देखता है बेचारा सन्न हो जाता है, पड़ा रहता है। उसके बाद ये लोग इत्मीनान से पूरे घर की चीज़ों को लूटते हैं। लूटने के बाद आराम से वहाँ से निकल जाते हैं। सब लोग बंधे पड़े हैं, ना कोई बोल सकता, ना कोई चिल्ला सकता। ये तमाम चीज़ें चलती रही। लेकिन इसी दौरान जो आशी थी जिसके ऊपर चादर डाला गया था, तो जैसे तैसे करके उस चादर के अंदर से वो अपने हाथों को खोल लेती है। खोलने के बाद फिर अपने पैर को खोलती है। खोलने के बाद भाग के अपने दादा के रूम में जाती है। दादा को आवाज़ देती है, दादा बोलिए। डीके जैन शायद तब तक दम तोड़ चुके थे। फ़ौरन अपने चाचू के पास, अभिषेक के पास जाती है, उनको आज़ाद करवाती है। उसके बाद अपने फादर को फ़ोन करती है, नवीन को बताती है कि घर में ये तमाम चीज़ें हो गई। नवीन बेचारे घबराए हुए घर की तरफ भागते हैं। उन्होंने पड़ोसियों को फ़ोन किया, पड़ोसी पुलिस को फ़ोन करते हैं। मौके पे पुलिस आती है। घर के अंदर जब दाखिल होती है तो देखती है कि जो डीके जैन है वो मरे पड़े हैं। जो अभिषेक हैं उनको बांधा गया था, जो दूधिया है वो बांधा पड़ा था किचन में। फ़ौरन ये तलाश होती है कि दादी कहाँ है। आसी बिटिया जो थी इशारा करती है वॉशरूम की तरफ। खोला जाता है, अंदर वो भी बेहोश पड़ी। अब फ़ौरन इन दोनों को लेके हॉस्पिटल ले जाया जाता है। डीके जैन को डॉक्टर देखते ही बता देते हैं कि इनमें जान बाकी नहीं है। अंजू जैन जीवित थी। उनका इलाज शुरू होता है। 21 घंटे तक डॉक्टर उनकी सांसों को पकड़ के रखते हैं। 21 घंटे तक लगातार तमाम कोशिशें की गई, तमाम तरह की बचाने की मिन्नतें की गई, लेकिन इतनी ब्लीडिंग हो चुकी थी कि फिर इनको भी नहीं बचाया जा सका। अब एक सबसे बड़े व्यापारी के घर में 2 लोगों का कत्ल हो चुका था।
एक उस व्यापारी का जो पूरे ज़िले में मशहूर था, और एक उसकी वाइफ का, और लगभग 10 करोड़ की संपत्ति लूटी गई थी। अब ये खबर जैसे ही लोगों तक पहुंचती है, लोग इस बारे में जानते हैं, तो फौरन जितने व्यापारी थे सबका गुस्सा फूटता है कि आखिर इतने बड़े व्यापारी के घर में इस तरह से दिन दहाड़े लगभग 7:25 या फिर 30 मिनट पर ये चीज़ें शुरू हुई थी, 15 मिनट में तमाम चीज़ें हो गई। 2 कत्ल हो गए, 3 लोग बंधक बना लिए गए, 10 करोड़ की संपत्ति लूट ली गई, और एक पॉर्स इलाके से कोई आता है और लूट के चला जाता है। अब ये खबर जैसे ही तमाम लोगों को पता चली, इधर लोग धरने पे आए, और उसी टाइम लखनऊ विधानसभा में इस चीज़ का सत्र चल रहा था। विधानसभा में पक्ष विपक्ष हो रहा था, बीजेपी की सरकार थी, 2023 की बात है। तो जैसे इस बारे में जो अपोजिशन था, खासकर जो समाजवादी पार्टी थी, जब उनको पता चला तो सीधा जो अखिलेश यादव थे, जो एक्स सीएम रह चुके हैं यूपी के, उन्होंने बीजेपी गवर्नमेंट पर निशाना साधा और इस जो हादसा हुआ था, इस हादसे का हवाला देते हुए कहा कि यूपी की सरकार जो है, जो अपराधी हैं उनको पनाह दे रही है, यूपी पुलिस कुछ कर नहीं रही। अब एक तरफ अपोजिशन का ऐसा हमला, दूसरी तरफ जो ज़िले के बाकी व्यापारी सुनते हैं फ़ौरन धरने पर उतरते हैं, फ़ौरन चक्का जाम कर दिया जाता है, कहा जाता है कि कोई दुकान नहीं खुलेगी, एक तरह से मेरठ बंद का आह्वान कर दिया जाता है। तो ये तमाम चीज़ें जब होने लगती हैं तो पुलिस वालों के भी हाथ पांव फूलते हैं। इधर योगी सरकार फिर प्रेशर बनाती है पुलिस वालों पे कि कुछ करो, हमारी तो इज्जत जा रही है। लेकिन करें क्या? सबसे पहले जो पुलिस वालों का जब एक तरह से जांच पड़ताल का दायरा शुरू होता है, तो उनकी जो शक की सुई है, क्योंकि जिस हिसाब से चीज़ें हुई कि फिक्स टाइम पे आते हैं, आने के बाद 15 मिनट में ये भी पता है कि कौन सा सामान कहाँ रखा है, तो उनका जो डाउट है वो जाता है किसी करीबी पे ही कि कोई तो करीबी है। तो कौन? करीबी में 2 बेटे हो सकते हैं, घर में 2 नौकर थे वो हो सकते हैं जो उस दिन नहीं थे, या फिर दूध वाला। फ़ौरन सबको उठाया जाता है। उठाने के बाद सबसे पूछताछ की जाती है, लेकिन ना किसी से कोई ऐसी जानकारी मिली, ना ही कोई ऐसा किसी ने बयान दे दिया, किसी की आवाज़ में कोई लड़खड़ाहट भी नहीं थी। तो फिर पुलिस वालों को लगा कि शायद ये लोग बेकसूर हैं। इधर लोग लगातार धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन हो रहा, तमाम चीज़ें हो रही, पुलिस वाले फिर परेशान। तमाम लोगों को जब खंगाल लिया, चाहे दोनों बेटे हों, चाहे दोनों नौकर हों, चाहे नौकरानी हो, चाहे दूध वाला रंजीत हो, तमाम लोगों को बहुत बारीकी से पुलिस वालों ने टटोला कि शायद रंजीत मिला हो और अपने आप को बंधक बना के फिर इशारा दिलवा रहा हो। एक कयास ये भी लगाया गया कि जितने ये लूटपाट करने वाले थे, इनको दादा दादी ने पहचान लिया था, यानी डीके जैन ने और रंजू जैन ने, इसीलिए इन दोनों को गोली मार दी। बाकी ना आसी बिटिया ने पहचाना, ना अभिषेक ने पहचाना, ना रंजीत ने पहचाना, तो इनको महज बंधक बना लिया। एक बात ये भी कही गई, तो यहाँ से भी सिद्ध हुआ कि कोई करीबी होगा। खैर, पुलिस वाले महज हवा में तीर चला रहे थे, कोई पुख्ता सबूत तो था नहीं। तो जब कहीं से कोई जानकारी नहीं मिली तो उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, इस इलाके के पूरे कैमरों को खंगालते हैं। लेकिन इत्तेफाक देखिए उस इलाके में कोई ऐसा कैमरा था ही नहीं, तो अब क्या करें? तो टोटल 31 टीमें बनाई गई, और उन 31 टीमों का काम था कि आसपास के 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर की रेंज में जितने कैमरे हैं उनको एक बार चेक कराओ। अब ये 31 टीमें एक सर्कल में अलग अलग इलाकों में जितने कैमरे थे उनको चेक किया कि कोई सस्पिशियस चीज़ मिल जाए, कोई ऐसा बंदा दिख जाए। तमाम चीज़ें खंगालते रहे, तमाम चीज़ें जीरो इन करते रहे, कहीं से कुछ ऐसा मिला नहीं। लेकिन एक ऐसी बाइक थी जिस पर पुलिस वालों का ध्यान अटक जाता है। दरअसल वो बाइक थी स्प्लेंडर, और उस पर एक अजीब चीज़ जो थी कि 2 लोग बैठे थे, दोनों ने हेलमेट पहन रखा था। अब कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन यूपी जैसी जगहों पे जहाँ हर परिवार में अपने आप को लोग गैंगस्टर समझते हैं, वहाँ इतना डिसिप्लिन कि कोई डबल बैठा और दोनों हेलमेट लगा ले, भी सुबह सुबह, जहाँ चालान का खतरा भी ना हो। ये चीज़ें पुलिस वालों को खटक जाती है। फ़ौरन उन्होंने पता करना शुरू किया कि ये बाइक किसकी है। अब बाइक के बारे में जब डिटेल निकाली तो पता चला बाइक का जो नंबर है वो फर्जी है। अब फर्जी नंबर, यहाँ से और डाउट हुआ, लेकिन अब नंबर जब फर्जी है तो तलाश कैसे हो? तो फिर पुलिस वालों ने उस बाइक का कैमरे से पीछा करना शुरू किया कि कहाँ कहाँ ये जाती है। लगभग 500 ऐसे कैमरे थे जिनको खंगाला गया। उन 500 कैमरों को जीरो इन करते कराते अंत में तलाश जाके पुलिस वालों की ख़त्म हुई 2 लड़कों पे। इनमें से एक का नाम था प्रियांश वर्मा और दूसरे का नाम था यश शर्मा। प्रियांश शर्मा और यश शर्मा, इन 2 लड़कों पे पुलिस वाले अब इन दोनों को उठाते हैं। उठाने के बाद जब इनसे पूछताछ करते हैं तो शुरुआत में तो इन्होंने न जाने कितनी कहानियाँ सुनाई,
लेकिन जब पुलिस अपने पे आती है और तबीयत से पूछताछ करती है तो इस पूछताछ के आगे फिर ये लोग टूटते हैं। टूटने के बाद अपना मुंह खोलते हैं और तोते की तरह पूरी कहानी सुना देते हैं। दरअसल इस पूरे प्लान का जो मास्टरमाइंड था वो प्रियांश शर्मा था। प्रियांश शर्मा ने एलएलबी कर रखी थी, एलएलबी का स्टूडेंट था और पढ़ने लिखने में बेहद तेज तर रहा था। सब लोग ये कहते भी थे कि अगर ये वकील बनेगा तो आने वाले टाइम में ये तरक्की करके जज भी बन जाएगा, क्योंकि जो कानून और लॉ है उसमें इसकी पकड़ बड़ी अच्छी है। लेकिन जो प्रियांश शर्मा था उसके दिमाग में कुछ और ही चीज़ें चलती थी। जब वो आसपास के लग्जरी लोगों को देखता था उसके दिमाग में था कि अगर मैं 4 साल 5 साल पूरी पढ़ाई करूँगा फिर वकील बनूँगा, उसके बाद 10-15 साल प्रैक्टिस लगेगी तब एक नामी वकील बनूँगा, फिर कुछ और साल उसके बाद तब कहीं जज वज बनूँगा, फिर भी कितने ही पैसे। इन लोगों को देखो अरबों खरबों में खेल रहे हैं, तो अगर कुछ ऐसा किया जाए कि इनकी प्रॉपर्टी अचानक से मुझे मिल जाए। अब एक दिमाग में खुरापाती आइडिया आया। इसने अब सोचना शुरू किया तो इसके दिमाग में आया कि क्यों ना लूटपाट की जाए, एक ऐसे घर में जहाँ कोई ज़्यादा हो ना, घुसें लूटपाट के निकल लें। तो इसके लिए फिर उसने यश शर्मा से बात की। वो 8वीं पास था, एक दुकान पे काम करता था, वो तैयार हो जाता है। उसके बाद इन्होंने जीरो इन करना शुरू किया कि किसको करें किसको करें। तब इनकी नज़र जाके अटकती है डीके जैन पे। चूँकि एक बेटा जो था वो फॉरेन में रहता था, दूसरा लगभग बाहर ही रहता था, वो भी काम के सिलसिले में, दोनों बूढ़ा बूढ़ी घर पे। तो इनको टारगेट करना आसान था। लगभग 1 साल पहले से ये प्लान बना। प्लान बनने के साथ साथ फिर इन्होंने रेकी करनी शुरू की, हर एक चीज़ की, कब आते हैं कब जाते हैं, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, कैसे लूट के निकला जाएगा। 3 महीने पहले इन्होंने इसी इलाके में कमरा भी ले लिया कि हमें बहुत दौड़ भाग ना करनी है, बहुत बाहर से ना आए। इसी इलाके में कमरा ले लिया, पूरी रेकी कर ली, सारी बारीकी परख ली, और जब लगभग चीज़ें अपने हाथ में दिखने लगी तब इन्होंने डेट फिक्स की कि 10 अगस्त को हम लोग जाएंगे लूटपाट करने। 10 अगस्त को जब इन्होंने डेट फिक्स की तमाम चीज़ें इनके हिसाब से चली। जैसे ही इन्होंने देखा कि नवीन अपनी वाइफ को लेकर निकल गया है अपने बेटे भव्य को छोड़ने एसएम स्कूल, तब इन्हें पता था कि अब 1 घंटे का टाइम है, चूँकि ये छोड़ेगा और छोड़ने के बाद फिर वापस आएगा, उसके बाद ये कंपनी गार्डन जाएगा, वहाँ घूमेगा, तो काफ़ी टाइम है घर पे सिर्फ बूढ़े बुढ़िया होंगे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि अभी अभिषेक भी मौजूद है। जैसे ये घर के अंदर दाखिल होते हैं पहले अभिषेक मिलता है, उसको बंधक बनाते हैं। पहले से इन्होंने ढेर सारी रस्सियाँ ले रखी थी, मंकी कैप ले रखी थी, कपड़े ले रखे थे। उसके बाद फिर ये बंधक बनाते बनाते सबको करते हैं। लेकिन जब ये डीके जैन और अंजू जैन ज़्यादा विरोध करती तो गोली चला देते हैं। और गोली ये थी कि चाहे जैसे करके लूटपाट कर लें, कोई मरता है तो मर जाए। अब पूरी कहानी पुलिस वालों के सामने थी। पुलिस वाले चार्जशीट बनाते हैं, मामला कोर्ट में जाता है, कोर्ट ने जेल भेज दिया। लेकिन आप सोच के देखिए कि कोई कार से चल रहा है, कोई मर्सिडीज से चल रहा है, कोई जगुआर से चल रहा है। मेरी नहीं हैसियत है तो मैं मेहनत करके कमा लूँ, कुछ और कर लूँ, लेकिन किसी का छीन के मेरा क्या फ़ायदा। लेकिन लोग नहीं समझते, कोशिश करते हैं। इसी कोशिश में कई बार ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, सब कुछ ख़त्म हो जाता है। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। अब आपसे कल फिर मुलाकात हुई किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिएगा, खुश रहिएगा, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।